पीड़ पराया। दफ्तर में बहुत गहमा गहमी थी, काम का प्रेशर भी था और थोड़ा मन भी खराब था। पता नहीं क्यों, कहीं ऐसा लग रहा था कि कुछ बुरा होने वाला है। इंसान जब आशंकाओं से घिर जाए तब सब कुछ अस्त व्यस्त सा हो जाता है। खैर, जैसे तैसे मैंने दफ्तर के कामों पर ध्यान दिया और घर पर फ़ोन लगाया। पत्नी से बात की और निश्चित हुआ कि घर पर सब ठीक तो हैं। थोड़ी राहत तो मिली, पर दिल फिर भी बेचैन रहा। दोपहर बाद तकरीबन 3 बजे मामी का फ़ोन आया। मामी ने पूछा, क्या हाल है मोनू, ऑफिस में हो? लंच हो गया तुम्हारा? मामी का फ़ोन आना सामान्य सी बात थी। अक्सर 4 दिन 5 दिनों पर उनसे या मामा से बातें हो ही जाया करती थी। अगर दफ्तर में मैं व्यस्त रहा तो पत्नी के नंबर पर उनकी बातें हो जाती और समाचारों का आदान प्रदान भी हो जाता था। पर इस बार मामी की आवाज़ थोड़ी अलग सुनाई दे रही थी। मन थोड़ा घबराया। जानने की इच्छा हुई कि आखिर बात क्या हुई। मामी को हाल समाचार बताकर मैंने पूछा, इस वक्त मामी तुम फ़ोन कर रही हो, आखिर बात क्या है? सब कुछ ठीक तो है? मामी ने रुआंसे स्वर में बताया, मोनू तुम्हारे मामा नहीं रहे। यह सुनते ही मैं सख्ते में आ गया और सिर्फ इतना कहा, हाँ मैं आता हूँ। तुरंत घर पर पत्नी को फ़ोन लगाया और सारी बातें बताई। ड्राइवर को ले और बच्चों को साथ लेकर हम दोनों निकल पड़े इलाहाबाद। दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, महज 4-5 घंटों में हम अक्सर इलाहाबाद पहुंच जाया करते थे। पर इस बार न जाने क्यों दूरी भी ज़्यादा लग रही थी और दिल में बेचैनी भी बहुत ज़्यादा ही थी। रास्ते में पत्नी ने पूछा, क्या आप मामा जी का दाह संस्कार करेंगे? मेरे लिए यह महज एक सवाल नहीं था, पूरी दास्तां थी। अपनेपन की, खोने पाने की, कुछ अधूरे सपनों की, कुछ न्याय अन्याय की और सबसे बड़ी दास्तां थी दर्द की, जिसे मैं अपनी पत्नी के सामने बयां नहीं कर पा रहा था। खासकर ऐसे मौके पर जब मेरे हाथों से सब कुछ निकल चुका था। इलाहाबाद तक के सफ़र में मुझे एक मौका दिया फिर से वो सारे पल याद करने का, जी लेने का, जिसे दरअसल बड़े बुजुर्ग ज़िंदगी कह गए हैं और जिसे मैं अपने शब्दों में ज़िंदगी का दर्द कहता हूँ। माँ को अपने अक्सर कहते सुना था कि मेरे मामा पढ़ने लिखने में बहुत तेज़ थे। अरमान भी था उनका कि पढ़ लिख कर वो आईएएस बने। मेरे नाना की बस 2 ही संतानें रही, एक मेरी माँ और दूसरे मेरे मामा। नाना ठहरे धनाढ्य, रुपए पैसे नौकर चाकर की कोई कमी नहीं, पर वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बने। मामा को मेडिकल की पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट न था। बस इसी बात पर नाना और मामा में महाभारत छिड़ी रहती। नानी जब तक जिंदा रही तब तक तो बाप बेटे में सुलह करवा देती, पर नानी के गुजर जाने के बाद दोनों बाप बेटे की स्थिति उत्तर दक्षिण जैसी हो गई। नानी के गुजर जाने के 2 साल बाद माँ की शादी हुई और ननिहाल वाले घर में ये दोनों ही बच गए। मेडिकल आईएएस के चक्कर और कन्फ्यूजन में मामा पेंडुलम की तरह लटके रहे। कभी नाना का प्रेशर, कभी उनका मन रखने की बात, अपने आप से जिंदगी भर न्याय न कर पाए मामा। हाल ये हुआ कि अंत में न माया मिली न राम। मामा को बिजनेस कर संतोष करना पड़ा। अधूरे अरमानों के साथ नाना भी चल बसे। दौलत और नाम तो था ही, पैसे से बिजनेस खड़ा हो गया। जब भी मामा की नाना से बहस होती, नाना कहते, देखना जिस दिन तुम्हारा बाल बच्चा होगा न, तुम एक बाप का दर्द समझ पाओगे। बाल बच्चा के लिए माँ बाप क्या क्या नहीं सपना देखते, और एक तुम हो। सजा के थाली दिए जा रहा है, फिर भी एक पैसा का इज्जत नहीं है, न थाली के लिए और न ही अपने माँ बाप के लिए। मामा भी तपाक से जवाब देते, अगर माँ बाप अपने बाल बच्चा के साथ ऐसा सलूक करते हैं ना, तो प्रार्थना है मेरा भगवान से कि हमको बाल बच्चा ही न दे। शायद यही कारण था कि मामा ने घर तो बसा लिया, पर आंगन में कभी किलकारियाँ नहीं गूंजी, कभी उनके। हाँ, माँ से बहुत लगाव रहा, क्योंकि नानी के जाने के बाद माँ ही उनकी बातें सुनती। होता है अक्सर बड़ी बहन माँ की जगह ले लिया करती है। मामा मामी ने मुझे ही अपना सब कुछ माना। दौलत नाना नानी इतनी ज़्यादा छोड़कर गए थे कि मेरी माँ को भी बराबरी की हिस्सेदारी मिली। हालांकि मामा के बार बार जिद करने के बाद और नाना के आशीर्वाद
समझकर रखने को माँ ने प्राथमिकता दी और उन पैसों से नाना नानी के नाम से गांव में एक मंदिर बनवा दिया। मामा जब मुझे बढ़ते पढ़ते और अपने पैरों पर खड़ा होते देखते तो कहते, ये मोनू नहीं, मेरा अपना जीवन है जो मोनू के शक्ल में ऊंचाइयां छू रहा है। माँ बस मुस्कुरा देती, बाद में मुझसे कहती, देख बेटा, कभी कभी जिंदगी में कुछ ख्वाब खुद के लिए नहीं दूसरों के लिए भी पूरा करना चाहिए। तेरे नाना का ख्वाब मामा पूरा न कर सके हो, पर मामा का ख्वाब तुम जरूर पूरा करना। जिंदगी क्या है, मौका देती है तो छीन भी लेती है। मैं माँ की ये बात कभी नहीं भूला और गांठ बांध कर रख ली। इतने वर्षों से बहुत कुछ बदल गया। मेरी नौकरी हुई उत्तर प्रदेश प्रशासनिक सेवा में। जब मेरा चयन हुआ तो मामा की खुशी देखने लायक थी। ऐसा लग रहा था ढोल नगाड़े बजा बजा कर पूरे संसार में मेरी नौकरी की मुनादी करवा देंगे। शायद अधूरे अरमानों, अधूरे ख्वाबों का पूरा होना इसे ही कहते हों। मुझे नहीं पता, पर इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उस रिजल्ट वाले दिन मुझसे ज़्यादा खुश मेरे मामा ही रहे होंगे। शादी हुई मेरी। सब में मामा मामी ने अपने बेटे की तरह मेरा सत्कार किया। कहीं लगा ही नहीं कि मामा मेरे मामा है। एक दोस्त की तरह रहे। अपने माता पिता की मैं इकलौती संतान रहा। माँ बाबूजी के नहीं रहने पर मेरे लिए परिवार और गार्जियन के रूप में केवल मामा मामी ही बचे थे। 4-5 घंटों की दूरी थी, पर साल में 3-4 बार आना जाना हो ही जाता था इलाहाबाद। कहीं वो दोनों आ जाते तो कभी छुट्टियों में मैं निकल जाता परिवार के साथ उनसे मिलने। सालों तक यही सिलसिला चलता रहा। साहब, फ़ोन करके थोड़ा पता तो कीजिए, हॉस्पिटल पहुंचना है सबसे पहले, या घर मामा जी को कहाँ रखा गया है। ड्राइवर ने ऐसा कहने पर मैं उस बीती दुनिया से इस दुनिया में आया और मेरी निंद्रा टूटी। फ़ोन किया, मामी ने बताया कि हॉस्पिटल से घर पर मामा की लाश लाई जा चुकी है। ड्राइवर सीधे घर ले गया। पहले जिस घर पर गाड़ी रुकते ही मन में मामा मामी के चरण स्पर्श करने की होड़ लगी रहती थी, आज पांव न जाने क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। पूरा माहौल ही मनहूस लग रहा था। जैसे ही कमरे में प्रवेश किया, देखा मामा को नाना के बिस्तर पर लिटाया गया हुआ था। मामी पास में बैठी मामा को एकटक देखे जा रही थी। मेरी पत्नी सुमन ने मामी को हिम्मत दी। मामी फपक फपक कर रो पड़ी, जैसे वो इसके लिए मेरा ही इंतज़ार कर रही हो। मामी से मैंने पूछा कि मामा की बिगड़ते तबीयत के बारे में उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया, तो मामी बोली, मामा चाहते थे कि तुम्हें मैं न बताऊं। दफ्तर में इतना काम रहता है तुम्हारे जिम्मे, बड़े साहब हो तुम भी कितना इन सब चक्करों में पड़ते। मैं कुछ भी न कह सका, समझ में ही नहीं आया क्या प्रतिक्रिया दूं। शाम में मामा का अंतिम संस्कार हो गया। मैंने ही मुखाग्नि दी। मुखाग्नि के समय माँ की हर वो बात याद आ रही थी जो माँ मामा के लिए कहा करती थी। फर्क बस इतना था कि इस बार मुझे हर बात का मतलब साफ साफ समझ में आ रहा था। विधिवत रूप से सभी अंतिम कार्य पूरे किए गए। मामा के गंगा जी के तट पर जब अस्थि विसर्जन मैं कर रहा था, तब मेरे बेटे ने पूछा, डैडी, छोटे दादू को भी आपने पानी में बहा दिया, बड़े दादू मेरे बाबूजी को भी। अब मैं दादू किसको कहूँगा? बाल मन का सवाल था 5 साल के बच्चे से। और क्या उम्मीद करता मैं उस वक्त। और 2 दिन ठहर कर मामी को साथ लेकर हम सब वापस अपने घर लौट आए। मामी ने मामा की फ्रेम की हुई तस्वीर को अपने कमरे में लगाया और मेरे बेटे से बोली, बाबू, छोटे दादू तुम्हारे कहीं नहीं गए हैं, बस एक जगह से स्थिर होकर हम सबको देख रहे हैं। और मैं जब भी कमरे में दीवार पर लटकी उस तस्वीर को देखता, सोचता हमारे बीच क्या ये दर्द का रिश्ता था, या फिर ईश्वर द्वारा दिया गया अधूरे सपनों का पूरा करने का रिश्ता। वाकई एक दर्द ही था हमारे बीच, जिसकी टीस मामा को जिंदगी भर सताती रही और मुझे इस दर्द ने कमज़ोर और मजबूत दोनों एक साथ बना दिया।
आशा करता हूँ छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और घंटी के निशान को ऑल पर सेलेक्ट करें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।